चलिए आ जाइए, देखते हैं। जहां तक हम लोग देखे हुए थे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ए लड़का खड़ा हो जाइए। हाँ, पांच नंबर का आंसर बोलिए। है, शांत रहिए। मुंह से आवाज निकलता है? घर पे जाके पढ़ते हैं? हाँ तो बताइए ना आंसर। कहां से कहां जी? दिल्ली से बनारस। बैठ जाइए। हे, खड़ा होइए। 8 नंबर का आंसर बोलिए। आंसर देना होता तो दे दिए रहते आप। केरल में हुआ था। बैठिए, बैठिए। हे, 10 का आंसर बोलिए। बैठ जाइए। 11 का आंसर बोलिए। लॉर्ड डलहौजी कब? चौदह का आंसर बोलिए। बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ा होइए। हाँ खड़ा होइए। 16 का आंसर बोलिए। कल्ले न पढ़ा है, चश्मा फोड़ देंगे, एक तबराक मारेंगे, नानिये याद आ जाएगा। ए लड़का, ए खड़ा होइए। 18 का आंसर बोलिए। जॉन मथाई। बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ा होइए। 20 का आंसर बोलिए। 20 का यहां देखिए, यहां केरल राज्य होगा। मारेंगे एक चाट, मुंह लाल हो जाएगा। है, आदमी जैसे कीजिए ना जी। हाँ तो वो तो अब तो आइए जाएगा। ठीक है। हम सोचे, आपके सोचने से क्या होता है? आपके सोचने से सब चीज हो जाता, तब तो हो गया। हम सोचे, बढ़का सोचने चलिए। खड़ा रहिए अब आप लोग। एकदम ने पढ़ता लिखता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? हुबली ना। भारत का दूसरा सबसे लंबा? गोरखपुर ना। कौन है? वंदे। दूसरी सबसे तेज गतिमान। गतिमान। और जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो है जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, गतिमान एक्सप्रेस हो गया, ये सब ट्रेन तेज गति से चलने वाली ट्रेन की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से राजधानी एक्सप्रेस भी तेज गति से चलने वाली ट्रेन की श्रेणी में आता है। राजधानी एक्सप्रेस भी तेज गति से चलने वाली ट्रेन की श्रेणी में आता है। और देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत के अलग अलग शहरों से राजधानी को जोड़ने को लेकर राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया है। जैसे पटना से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती है, पटना से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती है। हावड़ा से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती है। आ गया जी। हाँ देखिए, राजधानी एक्सप्रेस के विषय में हम आपको बता रहे थे
कि जो राजधानी एक्सप्रेस है, अगर बात राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस भी जो है तेज गति से चलने वाले ट्रेनों की श्रेणी में आती है। भारत की राजधानी नई दिल्ली को भारत के अलग अलग प्रमुख शहरों से जोड़ने को लेकर अलग अलग शहरों से राजधानी एक्सप्रेस जो है आपको चला है। जैसे पटना से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती है, हावड़ा से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती है, मुंबई से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती है, बेंगलुरु से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती है। तो जो राजधानी एक्सप्रेस है वह भारत के विभिन्न महानगरों को या भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों को भारत की राजधानी दिल्ली से आपस में जोड़ने का काम करता है। एक बात यहां से आपसे पूछा जाता है, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? तो भारत की जो पहली राजधानी एक्सप्रेस है, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को चली थी। 1 मार्च 1969 को चली थी और 1 मार्च 1969 को भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से दिल्ली के बीच चली थी। हावड़ा से दिल्ली के बीच जो है भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को चली थी। और फिर जो है आपको हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ही प्रथम ट्रेन बना जो वाईफाई सुविधा से युक्त हुआ, वाईफाई समझते हैं ना? हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ही पहली ट्रेन बनी जो वाईफाई सुविधा से युक्त हुई, ठीक है, समझ गए? तो ये सब बात आगे हम आपको लिखा देंगे, ठीक है, जानकारी के लिए हम आपको ये बात बता दिए, ठीक है। भारत में प्रथम वंदे एक्सप्रेस कहां से कहां? दिल्ली से। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्णतम महिलाओं द्वारा? गांधी, जयपुर का गांधी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर निर्माणाधीन? जम्मू कश्मीर में। चिनाव नदी पर। ऊंचाई 350। भारत में प्रथम अंडर वाटर मेट्रो का संचालन कहां? केरल के। किस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? एकवर्थ। किस समिति के सिफारिश पर पुनः एक कर दिया गया? विवेक देबराय। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1900। किसके शासनकाल? लॉर्ड। रामायण एक्सप्रेस का संबंध किससे है? भगवान श्री राम के जीवन से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समानता। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पर लाल बहादुर। किस रेल दुर्घटना के कारण श्री नीतीश कुमार ने असम के गोरौल में हुआ था? असम के गोरौल में, खैर उतना नहीं पूछेगा, ठीक है। अंतरिम सरकार में रेल मंत्री के पद पर आसफ अली। राम सेतु एक्सप्रेस को किस उद्देश्य से संचालित किया गया? तमिलनाडु के सांस्कृतिक विरासत को देखने के उद्देश्य से। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता। भारत का सबसे बड़ा कोच फैक्ट्री आपको तमिलनाडु में स्थित पेराम्बूर रेल कोच फैक्ट्री विश्व का सबसे बड़ा कोच निर्माण करने वाला रेल फैक्ट्री बना है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बैठ जाइए आप लोग भी, ठीक है, बैठ जाइए। चलिए अब आ जाइए, कमेंट हटा दीजिए जी। कमेंट हटा दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको रेल का डब्बा हो गया, रेल इंजन हो गया, ये सब भारत के अलग अलग शहरों में बनाया जाता है। पिछले क्लास में हम आपके साथ शेयर किए थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, जो कि तमिलनाडु में है।
जिसकी स्थापना 1986 में हुई है। वहां पर सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर कुछ रेल गाड़ी से संबंधित चीजों के उत्पादन के विषय में बात करेंगे, जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स देखिए, आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जगह है चित्तरंजन, और पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन नामक स्थान पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है। बंगाल में एक जगह है चित्तरंजन। बंगाल के चित्तरंजन नामक स्थान पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है। 1950 ईस्वी में हुई है, और यहां पर भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो विद्युत इंजन होता है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत यहां पर विद्युत इंजन का निर्माण होता है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत विद्युत इंजन का निर्माण जो है आपको चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में होता है, और इसकी स्थापना 1950 में हुई है। फिर आपको एक रेल कोच फैक्ट्री है पंजाब के कपूरथला में। पंजाब के कपूरथला में जो है एक रेल कोच फैक्ट्री है। रेल कोच फैक्ट्री एक पंजाब के कपूरथला में है, और पंजाब के कपूरथला में जो रेल कोच फैक्ट्री है, इस रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई है। इस रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो है आपको 1952 ईस्वी में हुई है, और यहां पर रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्माण होता है। रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्माण यहां पर होता है। जैसे आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से जो है आपको पंजाब के कपूरथला में स्थित रेल कोच फैक्ट्री में रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्माण होता है। फिर आपको एक है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, इसकी स्थापना 1961 में हुई है। 1961 में हुई है, और पहले यहां पर सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन का निर्माण होता था। भारतीय रेलगाड़ी के विषय में जब आप जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि डीजल इंजन होता है, विद्युत इंजन होता है। तो जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन का मुख्य तौर पर निर्माण जो है आपको वाराणसी में ही होता था। डीजल इंजन का मुख्य तौर पर निर्माण वाराणसी में ही होता था, और विद्युत इंजन का मुख्य तौर पर निर्माण चित्तरंजन में होता था। और पंजाब के कपूरथला और जो है तमिलनाडु के पेराम्बूर में जो है डिब्बों का निर्माण होता था। कौन चीज का निर्माण होता था? डिब्बों का निर्माण होता था। तो ये सब बात भी जो है आपको याद रखनी है। तो नीचे से अब आप स्टार मार के लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में 1950 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में 1950 ईस्वी में भारतीय रेल परिवहन के अंतर्गत
भारतीय रेल परिवहन के अंतर्गत, भारतीय रेल परिवहन के अंतर्गत, भारतीय रेल परिवहन के अंतर्गत, भारतीय रेल परिवहन के अंतर्गत विद्युत इंजन के निर्माण को लेकर, भारतीय रेल परिवहन के अंतर्गत विद्युत इंजन के निर्माण को लेकर, विद्युत इंजन के निर्माण को लेकर, विद्युत इंजन के निर्माण को लेकर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई है। 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 चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पंजाब के कपूरथला में, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पंजाब के कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में रेल डिब्बों के निर्माण को लेकर, रेल डिब्बों के निर्माण को लेकर, पंजाब के कपूरथला में रेल डिब्बों के निर्माण को लेकर, पंजाब के कपूरथला में रेल डिब्बों के निर्माण को लेकर, रेल डिब्बों के निर्माण को लेकर, रेल डिब्बों के निर्माण को लेकर 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1961 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1961 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1961 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1961 ईस्वी में डीजल, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई है। 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 जहां डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई है, जहां 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 मूलतः डीजल इंजन का निर्माण, जहां मूलतः डीजल इंजन का निर्माण जहां मूलतः डीजल इंजन का निर्माण, डीजल इंजन का निर्माण, जहां मूलतः डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है,
अब आगे लिखिएगा। देश की राजधानी नई दिल्ली को, नेक्स्ट पॉइंट, देश की राजधानी नई दिल्ली को देश की राजधानी नई दिल्ली को देश के देश की राजधानी नई दिल्ली को देश की राजधानी नई दिल्ली को देश के प्रमुख देश की राजधानी नई दिल्ली को देश के प्रमुख शहरों से आपस में जोड़ने को लेकर 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 आपस में जोड़ने को लेकर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के भीतर प्रथम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारत के भीतर प्रथम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 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 भारत के भीतर पहली प्रथम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 1 मार्च 1969 ईस्वी को 1 मार्च 1969 ईस्वी को 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई है। 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई है। 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई है। दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई है। 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई है। 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई है। दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई है। फुल स्टॉप। उसी लाइन में कंटिन्यू, यही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में कंटिन्यू, यही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन वाईफाई यही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन यही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन वाईफाई लिखे हैं, यही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन वाईफाई से युक्त होने वाला 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 प्रथम वाईफाई से युक्त होने वाला प्रथम वाईफाई से युक्त होने वाला प्रथम ट्रेन है। वाईफाई से युक्त होने वाला प्रथम ट्रेन है।
चलिए अब इस चैप्टर को लगाम लगाएंगे, ठीक है, लगाम लगाएंगे इस चैप्टर को, मतलब खत्म कर देंगे। लेकिन एक आध गो 2-4 गो पॉइंट और जानिए, ठीक है, 2-4 गो पॉइंट में और जानिए। अच्छा रुकिए न हो तोरी का, आप लोग अकबकाते कहाँ हैं। हाँ एक बात और जानिए, जैसे आप ये बात तो जान गए भारत में पहली बार ट्रेन कब चली, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चली, लेकिन एगो बात जाने, भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन कब चली। तो भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन जो है 3 फरवरी 1925 को चला था, 3 फरवरी 1925 को चला था। बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच चला था, बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच भारत की पहली विद्युत ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। महाराष्ट्र में पड़ता है ये सब स्थान, जो स्थान का नाम लिया है बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर, कुर्ला हार्बर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो भारत की पहली विद्युत ट्रेन 3 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के भीतर बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था। इसको लिख लीजिए, भारत की पहली विद्युत ट्रेन, भारत की पहली विद्युत ट्रेन 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 3 फरवरी 1925 को 3 फरवरी 1925 को 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, और कुर्ला हार्बर के बीच चला था। बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था। चलिए अब आप सब लोग जानते हैं भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी ट्रेन चला करता था, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी ट्रेन चला करता था। तो कौन कौन ट्रेन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच, और कौन कौन ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता था, और भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चला करता था, और भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता और थार, समझौता और, नीचे से स्टार मार के लिखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, तथा भारत और बांग्लादेश के बीच, तथा भारत और बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस,
मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस नामक ट्रेन चला करता था। चलिए खत्म कीजिए। अब रेल परिवहन यहां पे खत्म हुआ। अब यहां पर एक चीज जानना चाहते हैं, देखिए स्थल परिवहन, स्थल परिवहन को दो भाग में, सड़क परिवहन और रेल परिवहन खत्म हुआ। फिर दूसरा जलमार्ग परिवहन है और तीसरा वायु मार्ग परिवहन है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जलमार्ग परिवहन, और जलमार्ग परिवहन को पढ़ेंगे। जलमार्ग परिवहन के अंतर्गत जो है चीजों को देखेंगे। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिए जलमार्ग परिवहन, जलमार्ग परिवहन। जलमार्ग परिवहन, देखिए जलमार्ग परिवहन से, जलमार्ग परिवहन को पढ़ने से पहले एक दो बात हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। एक बात तो यह, जितना अभी बताए हैं रेल मार्ग में उसको पढ़ लीजिए, 1 सेकेंड में पढ़िए उसको, जल्दी जल्दी पढ़िए, पढ़िए तुरंत याद करवाएंगे। किसका पर्स है? गिरा हुआ था, उसमें पैसा वैसा नहीं होगा इसलिए गिरा हुआ था। आपका है? क्या सबूत है कि आपका है? हम बोले ना पैसा वैसा नहीं होगा। वही पर्स क्लासरूम में गिरा हुआ मिलता है जिसमें पैसा नहीं होता है। जिस पर्स में पैसा होता है वो पर्स गिरा हुआ मिलवे नहीं करता है। देखिए पैसा है क्या, 20 रुपया नौता पुरने के लिए 22 रुपया है। घर में नौता पुरता है ना भोज खा के, 21 रुपया, 51 रुपया, 101, 11। इसमें देखिए ये लड़का का सब चीज है। देखिए पर्स जो है ना, पर्स में ये सब का डुप्लीकेट रखिए, ओरिजिनल मत रखिए। पर्स चोर सब बहुत घूमता है पटना में, समझे। ये सब खो जाएगा तो फिर बनाने में नानी याद आ जाता है, ठीक है। क्या नाम है जी? ये हीरो, पापा का क्या नाम? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जनवरी 1999। ये डुप्लीकेट है कि सही है? डुप्लीकेट है। अच्छा कोई बात नहीं, डुप्लीकेट है तो। हाँ तो आगे सुन लीजिए, आगे से पर्स को, पर्स जो है नहीं रखना है पास में। घर कहाँ है जी? कौन डिस्ट्रिक्ट घर है? रोहतास जिला। हाँ इसी का है। आधार कार्ड भी है, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख ले हैं महाराज। खत्म हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। है बोलिए ना। है हल्ला काहे कर रहे हैं? हल्ला काहे कर, है हल्ला काहे कर रहे हैं? है शांत रहिए, है शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ बोलिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठ जाइए। और है रुकिए ना, है पूछने दीजिए, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे।
अरे पागल है ये सब। बोलिए ना, आप बोलिए ना। डीजल 1961 में। ये हम जो भी बात बताएं आजाद भारत के संदर्भ में बताएं, ठीक है। आगे बोलिए। हाँ बन रहा है, काइन क्या बात करते हैं, एकदम बन रहा है। बहुत सारा ट्रेन चलता है डीजल से अभी भी, बहुत सारा ट्रेन चलता है। हाँ हाँ चलता है। हाय हाय रुकिए ना थोड़ी। लोकोमोटिव को समझा दे चितरंजन, लोकोमोटिव। चलिए जैसे सुनिए समझिए, इनको लोकोमोटिव का मतलब समझना है। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइजेज का मतलब आप समझते हैं? इंटरप्राइजेज का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? नाम सुने हैं। मिसलेनियस का मतलब समझते हैं? मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है मिसलेनियस स्टोर। मिसलेनियस स्टोर, मिसलेनियस स्टोर का मतलब होता है जहां पर दैनिक जीवन से जुड़े हुए सब कुछ उपलब्ध हो। जहां पर दैनिक जीवन से जुड़े हुए सब कुछ उपलब्ध हो, मिसलेनियस स्टोर हो गया। तो लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का कुछ बहुत ज्यादा खास अर्थ नहीं होता है, बल्कि लोकोमोटिव का मतलब होता है जहां पर रेलवे से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन होता है। जहां पर रेलवे से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे डीजल लोकोमोटिव, डीजल इंजन का उत्पादन, विद्युत लोकोमोटिव, विद्युत इंजन का उत्पादन। समझ गए? ये चीज हुआ, यानी जहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, और कोई खास ये नहीं है। पढ़ लिए? बोलिए नो, बताइए। चितरंजन लोकोमोटिव किस राज्य में है? किस राज्य में है? इसका गठन कब हुआ? 1900 कब हुआ है? यहां पर कौन इंजन का निर्माण होता? विद्युत इंजन। किसका निर्माण? किसका निर्माण? अच्छा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कौन राज्य में है? पंजाब। कौन राज्य में है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कौन राज्य में है? इसका गठन कब हुआ? 1900। अच्छा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस की स्थापना कब हुई है? 1900। भारत की पहली राजधानी ट्रेन कब चली है? 1 मार्च 1969। 1 मार्च 1900। भारत की पहली राजधानी ट्रेन कब चली है? 1 मार्च 1900। कहां से कहां? दिल्ली से। दिल्ली से। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चली है? 1 मार्च 1900। कहां से कहां? दिल्ली से। प्रथम वाईफाई युक्त राजधानी एक्सप्रेस आए दिल्ली हावड़ा। दिल्ली दिल्ली। और भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली? 3 फरवरी 1900। भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली है? 3 फरवरी 1900। भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली है? अच्छा, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, भारत और कौन देश के बीच? समझौता और थार। समझौता और थार। मैत्री और बंधन। मैत्री और बंधन। मैत्री और बंधन। समझौता और थार। समझौता और थार। क्लियर है? यहां से आगे बढ़े ना। अब देखिए जलमार्ग परिवहन। अगर आप जलमार्ग परिवहन की बात करेंगे तो जो जलमार्ग परिवहन है, जलमार्ग परिवहन को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। जलमार्ग परिवहन को जो हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उसमें एक होता है सामुद्रिक या समुद्री मार्ग, और एक होता है आंतरिक जलमार्ग। एक होता है समुद्री मार्ग और एक होता है आंतरिक जलमार्ग। जैसे स्थल परिवहन को 2 भाग में बांटकर पढ़े, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, वैसे ही जलमार्ग परिवहन को 2 भाग में बांटकर पढ़ेंगे,
समुद्री मार्ग परिवहन और आंतरिक जलमार्ग परिवहन। और समुद्री जलमार्ग परिवहन के अंतर्गत हम लोगों को बंदरगाह सब के विषय में पढ़ना है, और आंतरिक जलमार्ग परिवहन के अंतर्गत हम लोगों को राष्ट्रीय जलमार्ग के विषय में पढ़ना है। राष्ट्रीय जलमार्ग के विषय में पढ़ना है तो राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग आपने पढ़ा है, एनएच आपने पढ़ा है, उसी प्रकार से आप यहां पर नेशनल वाटरवेज को पढ़ेंगे। और जिस प्रकार आपने रेलवे जोन को पढ़ा है, रेलवे जोन को पढ़ा है, भारत को कुल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है और हर रेलवे जोन का अलग अलग मुख्यालय है। उसी प्रकार से आप जलमार्ग में जो है बंदरगाह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बंदरगाह को पढ़ेंगे। समझ गए? तो अब आइए चीजों को एक एक करके देखते हैं। एक बात बताइए, क्योंकि हम आपको यह बात बोले हैं, यह चैप्टर अब खत्म होने की ओर अग्रसर है, और हम आपको बोले थे कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव भी आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये बताइए ऑब्जेक्टिव क्या वो चैप्टर का हो गया है? थोड़ा सिलेबस है किसी के पास? थोड़ा दिखाइए तुम। एक और 2 नंबर हो गया, 1 और 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है। भारत के पर्वत पठार और यहां से आगे का नहीं हुआ। हो गया 3 नंबर हो गया, 3 हो गया तो 4 नंबर से नहीं हुआ। भारत के अफवाह तंत्र, भारत के अफवाह तंत्र से ऑब्जेक्टिव करवाना है ना? ठीक है। अगले वीक में सोमवार या मंगलवार को प्रयास रहेगा, मंगलवार को इन मेरा क्लास होता है। अफवाह तंत्र का ऑब्जेक्टिव हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और अगले वीक से प्रयास हम यह करेंगे कि 1.5 घंटा का आपका क्लास होता है ना, 1 घंटा पढ़ा दे और आधा घंटा ऑब्जेक्टिव करवा दे। 1 घंटा पढ़ा दे और आधा घंटा जो है ऑब्जेक्टिव करवा दे। तो ऑब्जेक्टिव जो है आगे करवाते जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 तक हो गया है, चैप्टर नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव करवाना है। ठीक है, आगे अगले वीक से जो है इसको कंटिन्यू कर देंगे, ताकि ज्योग्राफी खत्म होते होते जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाए। ठीक है, अब आ जाइए जलमार्ग परिवहन। नीचे से लिखिएगा, जलमार्ग परिवहन को जलमार्ग परिवहन को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक नंबर में समुद्री मार्ग परिवहन, एक नंबर में समुद्री मार्ग परिवहन, एक नंबर में समुद्री मार्ग परिवहन, 2 नंबर में एक नंबर में समुद्री मार्ग परिवहन, 2 नंबर में एक नंबर में समुद्री मार्ग परिवहन, 2 नंबर में आंतरिक जलमार्ग परिवहन, 2 नंबर में आंतरिक जलमार्ग परिवहन। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिएगा समुद्री मार्ग परिवहन। 1 नंबर में हेडिंग मारिएगा समुद्री मार्ग परिवहन। समुद्री मार्ग परिवहन डैश देकर लिखिएगा। इसके अंतर्गत बंदरगाहों सबके विषय में पढ़ना होता है।
इसके अंतर्गत बंदरगाहों सबके विषय में पढ़ना होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समुद्री मार्ग परिवहन, इसके अंतर्गत बंदरगाहों सबके विषय में पढ़ना होता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लिया जाए कि कोई शिप, कोई जहाज कुछ वस्तु लेकर, जैसे एल्युमिनियम लेकर, मान लिया जाए कोई शिप, कोई जहाज एल्युमिनियम लेकर अमेरिका से भारत की ओर प्रस्थान किया। अमेरिका से जब वो जहाज भारत की ओर प्रस्थान करेगा तो वो कहीं ना कहीं, समुद्री जहाज है, समुद्री जहाज, एरोप्लेन से तो लो अयस्क लेकर के नहीं आया जा सकता है, आया जा सकता है नहीं, तो समुद्री जहाज से ही लेकर के आया जाएगा। तो वो समुद्री जहाज किसी न किसी बंदरगाह, किसी न किसी पोर्ट, किसी न किसी पतन पर ही आकर के रुकेगा, किसी न किसी पतन पर ही आकर के रुकेगा, किसी न किसी बंदरगाह पर आकर ही रुकेगा। और यही कारण है कि समुद्री मार्ग परिवहन के अंतर्गत हम लोगों को बंदरगाह के विषय में पढ़ना होता है। और देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे, विश्व मानचित्र पर अगर आप भारत को देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारत समुद्री सीमा बनाता है। भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, यानी जो दक्षिणी भारत है, बात अगर दक्षिणी भारत की करें तो दक्षिणी भारत आप देख सकते हैं समुद्री सीमा बनाता है। दक्षिणी भारत जो है आपको समुद्री सीमा बनाता है। भारत की मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। बैठ जाइए, ठीक है। तो भारत समुद्री सीमा बनाता है। अब भारत जो समुद्री सीमा बनाता है, भारत के टोटल 9 राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में ही मुख्य तौर पर आपको बंदरगाह मिलेगा। और भारत में अगर आप बंदरगाहों की बात करेंगे, 3 प्रकार का बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह, छोटे बंदरगाह और मंझले बंदरगाह, जिसमें बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में 13 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में 13 है। छोटे और मंझले बंदरगाहों की संख्या भारत में 200 के आसपास है। 200 के आसपास है। 200 बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है, इसलिए बड़े बंदरगाह पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। वही छोटे और मंझले बंदरगाह की अगर आप बात करेंगे, समवर्ती सूची का विषय है। छोटे और मंझले बंदरगाह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, और जो विषय समवर्ती सूची में शामिल होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। राज्य और केंद्र दोनों को होता है। छोटे और मंझले बंदरगाह समवर्ती सूची का विषय है, और विशेष तौर पर छोटे और मंझले बंदरगाह राज्य सरकार के नियंत्रण में ही देखने को मिलता है। विशेष तौर पर छोटे और मंझले बंदरगाह राज्य सरकार के नियंत्रण में ही देखने को मिलता है। तो भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह है, सबसे पहले उन 13 बड़े बंदरगाहों के विषय में बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नीचे से लिखिएगा, जिस लाइन में आप लिखे हैं उसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। लिखाए हैं ना इससे पहले, उसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लाइन नहीं, बल्कि जो पिछला लाइन था उसी को कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे।
भारत में भारत में भारत में भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। 13 है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। वहीं छोटे और मंझले बंदरगाहों की संख्या, वहीं छोटे और मंझले बंदरगाहों की संख्या, वहीं छोटे और मंझले बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है। लगभग 200 है। लगभग 200 है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। बड़े बंदरगाह, बड़े बंदरगाह, बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है। बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है। इसलिए बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है। इसलिए उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। इसलिए उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। इसलिए उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। इसलिए उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। वही छोटे और मंझले बंदरगाह, वही छोटे और मंझले बंदरगाह, वही छोटे और मंझले बंदरगाह, वही छोटे और मंझले बंदरगाह समवर्ती सूची का विषय है। 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 फुल स्टॉप। सामान्य तौर पर छोटे और मंझले बंदरगाह, सामान्य तौर पर छोटे और मंझले बंदरगाह, सामान्य तौर पर छोटे और मंझले बंदरगाह सामान्य तौर पर छोटे और मंझले बंदरगाह, छोटे और मंझले बंदरगाह पर राज्य सरकार का अधिकार देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर छोटे और मंझले बंदरगाह पर राज्य सरकार का नियंत्रण देखने को मिलता है। 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 अब आगे सुनिएगा। आप जानते हैं 13 बड़े बंदरगाह हैं और उन 13 बड़े बंदरगाहों में भी अगर देखा जाए, एक तो जो 13 बड़े बंदरगाह है उससे आप अवगत होइए। 13 बड़े बंदरगाह में गुजरात में कांडला है, महाराष्ट्र में मुंबई है, महाराष्ट्र में नाहबा सोबाया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, गोवा में मार्मुगाओ बंदरगाह है, कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह है, केरल में कोचीन बंदरगाह है, तमिलनाडु में एन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरिन बंदरगाह है। एन्नौर अलग है, चेन्नई अलग है, तुतीकोरिन अलग है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। यही 13 बड़े बंदरगाह है।
इन 13 बड़े बंदरगाहों में भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह भारत के महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पर है। और यह जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुछ मुंह में चले है, कुछ चले गया, वो कीड़ा कुछ उड़ रहा था। सर्वाहारी हैं, सब चीज खाते, कीड़ा उड़ा को खा के पचा देते। चलिए, सावन है तो क्या होगा? कहां पे लिखा हुआ है सावन में नहीं खाया जाता है? हम 1 महीना देवघर में रहे, देवघर बाबा धाम, भगवान भोले, जानते हैं ना? सावन में भगवान भोले ये को ना जल चढ़ाया जाता है। और संयोग देखिए, उस 1 माह में कुछ दिन सावन का भी गुजारे हैं वहां पे। वहां का पंडा सब 1 नंबर का बेहया सब होता है। वहां का पंडा सब, हम आपको बता रहे हैं, हम देखे हुए हैं, आराम से पूजाता है। सावने में सबसे ज्यादा खाता है पंडा सब, समझ गए? खूब खाता है। हम सही बता रहे हैं आपको, मैक्सिमम पंडा का यही हाल है। देवघर के पंडा की बात हम कर रहे हैं, जब उतने बड़े स्थल के पंडा का ये हाल है तो बाद बाकी तो छोड़िए। और ऐसे भी हमको तो छुटका है, समझ गए? हमारी दादी डेथ की थी तो उसमें एगो माछ भात होता है, चौथा दिन माछ भात होता है, तो उस रोज तो माछ भात हम खेबे किए, वो सावने में खाए। तो इसलिए हम तो पहले मानते थे, लेकिन इस बार कहां माने, इस बार तो खा रहे हैं। इस बार हमको कोई कुछ होने लगेगा, ठीक है? तो सावन भादो ये विद्यार्थी के लिए नहीं होता है, जो सिंगल जी रहा है उसके लिए नहीं होता है, समझे? सावन भादो जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया उसके लिए होता है। सावन भादो करते रहिए। है बताइए, ये सब ऐसे हल्ला करता है। देखिए, अभी आप जिस जीवन में है ना, खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब सोइए, ये 3 काम कीजिए। मोबाइल मत चलाइए। लेकिन आप क्या कीजिएगा बता रहे हैं, खूब खाइएगा, खूब मोबाइल चलाइएगा, खूब सोइएगा, लेकिन पढ़िएगा नहीं। तो खूब मोबाइल चलाइए के स्थान पर खूब पढ़िए, चीज को ले आइए, ठीक है? ये सावन भादो कुछ नहीं होता है। आराम से खाइए, मजे में रहिए। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे आदमी सब। चलिए, आप बिट्टू सर तो और ज्यादा खाते हैं, बोले हुए हैं, अपना खाते हैं। रात में उनको खाने का मन होता है ना। हाल फिलहाल का बात हम बता रहे, 3-4 दिन 5 दिन पहले का बात, पिछले सैटरडे संडे का बात बता रहे हैं। रात में 11 बजे बोले हमको मीट चाहिए, स्टेशन से मीट लाके दिए हैं उनको, हम दिए हैं, अपने से दिए हैं। तो अभी सावन ही ना चल रहा है। चलिए छोड़िए, अब पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए, ठीक है? पर्सनल लाइफ में आदमी कुछ हो करे, उससे कोई मतलब मत रखिए। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, आपको हम ये बात बता रहे थे कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और देखिए, तोड़ी का देखिए, ध्यान दीजिएगा आप यहां पे, पश्चिमी जगत से कोई भी कंटेनर, कोई भी जहाज आता है, उस सामान्य तौर पर उस सामान्य तौर पर मुंबई बंदरगाह पर आकर रुकता है। पश्चिमी जगत से सामान्य तौर पर, जरूरी ना है, ये कहीं लिखा हुआ न है। जैसे सावन में मीट मछली नहीं खाया जाएगा, ये कहीं लिखा हुआ न है, लोग मानता है तो अपना मानता है। तो वैसे ही ये बात जरूरी ना है और ये कहीं लिखा हुआ ना है कि पश्चिमी जगत से जो जहाज आएगा, जहाज आएगा वो मुंबई बंदरगाह पे रुकेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर मुंबई बंदरगाह पर रुकता है। और यही कारण है कि मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और मुंबई बंदरगाह
मुंबई बंदरगाह पर काफी भार पड़ गया था, काफी भार पड़ गया था। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में, मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई पनवेल में है। पनवेल जगह का नाम है। नवी मुंबई में नाहबा सोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया और नाहबा सोबा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। और जो मुंबई बंदरगाह है प्राकृतिक बंदरगाह है और जो नाहबा सोबा बंदरगाह है वह आपको कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए बंदरगाह दो प्रकार का होता है मुख्यतः, एगो प्राकृतिक एगो कृत्रिम। बंदरगाह से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्राकृतिक और कृत्रिम के संदर्भ में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है, इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। और फिर बंदरगाह के संदर्भ में जब प्रश्न पूछा जाता है तो इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है कौन पश्चिमी तट का बंदरगाह है, कौन पूर्वी तट का बंदरगाह है। सब चीज आपको स्पष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्पष्ट होगा। नीचे लिखिए 1 नंबर में मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह लिखिए। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर, सालसेट आज से पहले जीवन में नाम नहीं सुने, मारेंगे एक तबड़ा गाले लाल हो जाएगा। ठीक है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक 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 बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, कम करने के लिए नाहबा सोबा बंदरगाह, नाहबा सोबा बंदरगाह लिख देते हैं। नाहबा सोबा बंदरगाह, सोबा बंदरगाह, नाहबा सोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नाहबा सोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नाहबा सोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। है यहां तक याद कीजिए तो 1 मिनट में। है मुंह ऊपर कीजिए, मुंह ऊपर कीजिए। बड़े बंदरगाह कितना? 13। कितना? 13। इस डाटा को याद रखिएगा। बड़े बंदरगाह कितना? 13। बड़े बंदरगाह 13। छोटे
छोटे। बड़ा बंदरगाह कौन सूची का विषय? संघ। बड़ा बंदरगाह कौन सूची का विषय? संघ। बड़े बंदरगाह कौन सरकार के नियंत्रण में? केंद्र। छोटे और मंझले बंदरगाह कौन सूची का विषय? समवर्ती। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ने कौन द्वीप पर है? कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर नहीं। मुंबई बंदरगाह किस प्रकृति का है? प्राकृतिक। कैसा? मुंबई बंदरगाह किस प्रकृति का है? किस प्रकृति का है? प्राकृतिक बंदरगाह है ना। भारत का प्रवेश द्वार कौन बंदरगाह? भारत का प्रवेश द्वार कौन बंदरगाह? भारत का प्रवेश द्वार कौन बंदरगाह? कौन बंदरगाह को? मुंबई बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन बंदरगाह का? कौन बंदरगाह? कौन बंदरगाह? क्लियर है। और आज तो मेरा टेस्ट का डिस्कशन उस सेंटर पे रहता है करेंट का 9 बजे से, और भीड़ इस टाइम में इतना रहता है, जाने में हमको 15 से 20 मिनट लग जाता है यहां से उस सेंटर मात्र, जबकि मुश्किल से 200 300 500 मीटर होगा, 500 मीटर होगा। तो गुरुजी लोग हमको पहले निकलने दीजिए, तब आप लोग निकल जाइएगा। ऐसे तो सब रोज आप ही ना निकलते हैं। धन्यवाद, हमको निकलने दीजिए, मुंह तोड़ देंगे, आ रहे हैं।